चलो, अब हम पहले प्रेयर कर लेते हैं। ओम गणपते नमो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैम एक चीज पूछ सकती हूँ मैम, वो जो क्वेश्चंस आपने भेजे थे उससे रिलेटेड। जब हम आयुर्वेदा की रिवीजन करेंगे, अभी पूछ लो जो पूछना है। हाँ मैम, बस एक ही चीज पूछनी है बेसिकली। जो क्वेश्चंस भेजे थे ना मैम, उसमें से एक क्वेश्चन जो था, वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। मतलब ये भेजे मतलब मुझे लग रहा था मैं तो दिसंबर में ही दूंगी एग्जाम, अभी नॉट पॉसिबल। बट एनीवे थैंक यू मैम फॉर इट। और हाँ मैम, उसमें एक क्वेश्चन था कि which finger which हाँ, नेम द एलिमेंट ऑन द फिफ्थ फिंगर, जो कि है पृथ्वी। एंड हाँ, कफा जॉइंट, अब कफा जॉइंट पे तो मैम ऑर्गन्स आए ना, जैसे स्टमक एंड स्प्लीन। और आर वी सपोज टू टेल दैट पृथ्वी इज नंबर 5 एंड कफा जॉइंट मीन्स वाटर एंड व्हाट यू कॉल वाटर एंड जो जल है, क्या बोलते हैं, जल और पृथ्वी मिलके कफ बनते हैं। क्या बोलना इसमें, इस क्वेश्चन में क्या बोलना चाहिए? एलिमेंट इज पृथ्वी, चाहे वो वात ज्वाइंट है, पित्त ज्वाइंट है, कफ ज्वाइंट है। When I'm asking you the organ, then you will have to specify कि it is spleen. वाता joint पर stomach है, kapha joint पर spleen है. At times, I prepare your question to check your intellect. तो कि हियर वी आप विल कितने राइट confused हो सकते हो। कफा जॉइंट पे अगर एलिमेंट पूछ रहे हैं तो वी विल राइट पृथ्वी एंड जल। हाँ, this finger is for Prithvi, for whatever joint it is there. Until unless ask you for the organs, तब different हो जाए। ओके। चाइनीज वाला अभी से लेके क्या करना, पहले चाइनीज समझ तो लो। दे दूंगी, अभी पहले कर लो आदि कुछ, फिर शेयर कर दूंगी। चलिए ठीक है, अब जो चाइनीज में से है उसमें से जो पूछना है कुछ। हाँ मैम, लाइक आशु सेड दैट थोड़ा सा ये जो वूजी, और नाम भी नहीं आ रहे अभी तो मुंह में, ताई जीतू और ताइची, ये है बड़ा डीप एक्चुअली। तो थोड़ा सा लाइक वूजी इज लाइक, डज इट मीन फ्रॉम नथिंगनेस हम्म, द एग्जिस्टेंस केम फोर्थ एंड देखो, एग्जिस्टेंस आ- मैनिफेस्ट इन आप लोग डुअलिटी, ना है ना? चाइनीज के नेम से परेशान मत होना, क्योंकि हमें चाइनीज लैंग्वेज नहीं आती। ठीक है, एक कॉमन भाषा में समझाती हूँ कि देयर इज समथिंग जिसके अंदर अभी कोई डिजायर नहीं है, एकदम शांत है, कोई डिजायर नहीं है। ठीक है, जो अब जब इसके अंदर डिजायर होगी तो क्या होगा, मूवमेंट होगा। देखो, वॉट एवर एग्जिस्ट, एक फिजिसिस्ट है, मेरे सर है, उन्होंने कहा कि एवरीथिंग हैज अ फॉर्म। तो मेरा उनसे आर्ग्यूमेंट हुआ था कि मेरे स्पीच का क्या फॉर्म हो सकता है ना। तो बहुत बहुत लंबा डिस्कशन हुआ था। ही इज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन फिजिक्स। तो उन्होंने कहा कि देयर इज नथिंग एग्जिस्ट which doesn't have a form, provided the point is we cannot see.
अब देखो देर आर सो मेनी सेल विच वी कैन नॉट सी, है ना, लेकिन जब हमने उसको फोकस किया स्पेशल कैमरा से, तो वी रियलाइज कि इट इज अ सेल, इसका शेप ऐसा है, इसका फंक्शन ऐसा है ना। तो अब जब भी इसके अंदर अब डिजायर आया, तो दैट मीन्स डिजायर का भी एक फॉर्म और शेप है। तो वो उसके अंदर कुछ वाइब्रेशंस क्रिएट हुई, तो उसका शेप बन गया ऐसा, लाइक दिस। ठीक है, तो जो डिजायर हुई, अब थोड़ा सा चाइनीज के अंदर हिंदुइज्म को मिक्स कर गई हूँ। तो एक साउंड कुछ भी होगा तो साउंड भी प्रोड्यूस होगी। तो जो साउंड प्रोड्यूस हुआ था दैट वाज ओम, जिसे हम कहते हैं प्रणव। ठीक है, अब जो है इसने जो है टू फॉर्म्स ले ली। इट इज अ सिंगल एग, कहते हैं एक गोल्डन एग। इसको हिरण्य कश्यप करके नाम दिया हुआ है, जो गोल्डन एग है जिससे पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई। ठीक है, तो ये जो एक है, इसके दो हिस्से हुए। ठीक है, तो दोनों जो है एक दूसरे से भिन्न भी थे और भिन्न नहीं भी थे। ठीक है, तो दो प्रकार की एनर्जीज, एक एक्सप्लेन इनटू टू एनर्जीज। एक एनर्जी को हमने बोला यिंग, एक एनर्जी को बोला यांग। और हमने कहा कि कुछ भी कंप्लीट यिंग या कंप्लीट यांग नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें से सबसे पहले क्या आया होगा? तो उन्होंने कहा कि जो सबसे पहले आया वो यांग आया। फर्स्ट थिंग टू हैपन was yang, desires यांग के पास है। किसी भी चीज को चेंज करने की जो क्षमता है वो यांग के पास है। ठीक है, अब हमारे आयुर्वेद ने कहा कि अगर जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी। किसकी मृत्यु होगी? बॉडी की होगी। जन्म किसका हुआ? बॉडी का हुआ। ठीक है, तो यांग जो है ये एक सिंगल गैसेस फॉर्म, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। उसको स्ट्रक्चर देने के लिए और उसको लिमिट करने के लिए, अब सोचो अगर हम बॉडी से फ्री हो जाए, अगर हमें बॉडी से फ्री होना आ जाए तो हम कितना कुछ कर सकते हैं ना। हम पानी में डूबेंगे नहीं, हम हवा में उड़ सकते हैं, गिरेंगे नहीं, है ना। हमारी एनर्जीज मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ओके, तो इस यांग को कंट्रोल करने के लिए इसको फॉलो करता हुआ आया इसको फॉलो करता हुआ आया ये ये यिंग जो है यांग को कंट्रोल करने के लिए आया। वो जो भी एक्शन करेगा उसको अनडू करने के लिए यिंग होगा। तो फर्स्ट एक्शन इज ऑलवेज यांग, उसके रिस्पॉन्स में जो आएगा वो यिंग होगा। ठीक है, तो अब देखो जो हमारी बॉडी है वो यिंग है, स्ट्रक्चर है ना। और उसमें हमने किस प्रकार की यांग है, किसी की यांग बहुत ज्यादा होगी, किसी की यांग बहुत कम होगी। तो यांग इज मूवमेंट, स्टेबिलिटी कौन है? यिंग है। ठीक है, तो ये जो आया, ये इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि यिंग के अंदर यांग है, यांग के अंदर यिंग नहीं हो सकता। आप ये समझ लो कि गैस है। ठीक है, गैस को अगर आपको यूज करना है तो सबसे पहले आपको एक कंटेनर चाहिए उसको रखने के लिए। कंटेनर नहीं होगा तो आप उस गैस को यूज नहीं कर सकते। तो ये जो कंटेनर है वो यंग है, उसके अंदर जो पोटेंशियल है गैसेस फॉर्म में जिसे आप यूज करेंगे वो यांग है। ठीक है, और जब ये दोनों जो है इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आएगा ची। ची इज लाइफ, दिस इज लाइफ। दोनों में से एक भी मिसिंग होकर लाइफ की पॉसिबिलिटी नहीं है ना। Yin is of no use without yang, yang is of no use without yin, and they are in proportion to each other. They are not equal to each other. The way I said in Ayurveda, Vat, Pitta, and Kapha, they are balancing each other, but they are not in equivalent. They are not in equilibrium. Similarly, yang plus yin, they are not in equilibrium. Okay, but they are balancing each other. So this is known as chi.
which is life. ठीक है, अब इसमें जो ताओ ये जो है, दिस डायग्राम इज नोन एज ताइजिट. This diagram is known as Taizitu, which is important for you to. Clear है? This is important for you to. अब जो है हमें ये भी जानना है कि यिंग क्या है, यांग क्या है. What is yin and what is yang? तो अगर हम यिंग को देखें, यिंग जो है, और दूसरा मैं लिखूंगी यांग विद द रेड कलर. यिंग मीन्स, यिंग को अगर हम देखेंगे तो दिस इज नाइट. रात को हम क्या करते हैं, सो जाते हैं. स्टेबिलिटी मीन्स लैकिंग मूवमेंट, बहुत कम मूवमेंट है इसमें. वेरी लेस और नो मूवमेंट. जो आपने फेसेस देखे थे ना, वुड, फायर, अर्थ, मेटल, वाटर, तो ये मेटल इज वेरी मिनिमम मूवमेंट, वाटर इज ऑलमोस्ट नो मूवमेंट, और डेथ. दीज आर द फेसेस ऑफ द लाइफ. ओके, तो स्टेबिलिटी है, स्ट्रक्चर है, एंड नेवर बिलीव इन वन थिंग कि यिंग मेल है, यांग फीमेल है, और वाइस वर्सा. थिंग्स गेट्स चेंज. पहले बोला गया कि यांग जो है वो फीमेल है, हॉलो ऑर्गन है, मीन्स मेल कमा कर लाएगा, फीमेल उसको क्या करेगी, बचाएगी, घर चलाएगी. अभी तो सब उल्टा हो गया, तो यिंग यांग चेंज हो गया. तो आपका जो पोटेंशियल है काम करने का, चैलेंजेस को फेस करने का, वो यांग है. चीजों को कंट्रोल में रखने का, रूटीन बनाने का, डिसिप्लिन बनाने का, वो यिंग है. ठीक है, तो इसी के अपोजिट में अब यिंग को हम साउथ कह सकते हैं, साउथ डायरेक्शन, लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कह सकते हैं. और अगर हम यांग देखेंगे तो इसी के अपोजिट ये यांग है. ये स्टेबिलिटी नहीं है, ये क्या है, मूवमेंट है, पोटेंशियल है, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ दिखेगा आपको. जितनी भी यान वेरिएंट्स है, दे आर ब्रेन टू द यंग. आपको यंग ऑर्गन्स मिलेंगे जो कफा जॉइंट पर थे. जितने भी यांग ऑर्गन्स हैं, ब्रेन, ब्रेन. ठीक है, तो जो यंग है वो आपकी स्ट्रक्चर है, आपका बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है दैट इज यंग. आपके ब्रेन के जितने भी ऑर्गन्स हैं दैट इज यांग. ओके, तो डायरेक्शन इसकी जो है नॉर्थ है. राइट साइड. ठीक है, अब डायरेक्शंस को वो मत लेना, क्योंकि डायरेक्शंस ना अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस चेंज भी हो जाते हैं, राइट. लेकिन अगर मैं एक बॉडी देखूं, दिस इज द बॉडी, this is the body. Okay, if I'll break from the center, one part is your left, one part is your right. Okay, then I'll break like this. Upper body is north, the lower body is south.
Okay, based on that we decide yin side of the body or yang side of the body. जैसे अगर मैं एक आर्म को भी लेती हूँ तो ये ऐसे अंदर बेंड हो गया, तो दिस साइड इज yin, दिस साइड इज yang. This is lighter in complexion. This is always darker in complexion. So this faces the sunlight. So that part of the body that faces the sunlight directly is the yang side of the body. Okay, and that portion of the body which is hidden, which is not exposed, that is the yin side of the body. ओके, और यंग की प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि यांग को यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए, कंटेनर चाहिए। कंटेनर नहीं है तो यान भी नहीं है, बॉडी खत्म तो सोल इज गॉन, है ना। तो हमें अगर किसी को डेथ करना है, किल करना है, तो हम उसकी बॉडी को ही किल करते हैं, सोल ऑटोमेटिकली विल गो अवे। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द यिन एंड यांग। ओके, तो यंग को हम फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, यंग इज फ्रीक्वेंसी। एंड yang is the wavelength. फ्रीक्वेंसी कैसे, मतलब कि जब हम कल शायद हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, एंड प्लीज रिमेम्बर, पहले भी अनाउंसमेंट किया था, कल आप लोगों की क्लास क्या होगी, ऑनलाइन होगी। ओके, एंड द होल वीक आई विल बी ट्रैवलिंग, आई वोंट बी अवेलेबल ऑनलाइन और व्हाटएवर। तो कल हम कोशिश करके हार्ट कार्डियोलॉजी को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो कार्डियोलॉजी में आप देखोगे 0.1 सेकेंड में पूरा हार्ट, जो हार्ट का जो ब्लड है पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है ना। मीन्स एक तरफ जो है पूरे बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है, एक तरफ से पूरे बॉडी का ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट हो जाता है। दिस इज फ्रीक्वेंसी, विद इन दिस टाइम लिमिट इतना काम हो रहा है। वेवलेंथ मीन्स कितनी दूर तक जा सकते हैं। वेवलेंथ को आप ऐसे एक रैबिट और उससे टॉर्टोइस से कंपेयर कर सकते हैं, है ना। वेवलेंथ हेयर की जो है रैबिट की कैसे कैन रन, है ना, तो इट कैन रन लॉन्गर एज कंपेयर टू द टॉर्टोइस। तो ये वेवलेंथ है कि कितनी दूर तक आप जा सकते हो। मीन्स अगर आपको इतने से इतने टाइम पर काम करना है, दिस इज फ्रीक्वेंसी। इतने में आप इतना काम भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपका यांग है, या ये जैसे एम्पलीट्यूड कह सकते हो, या आप ऐसे भी कर सकते हो, लाइक दिस। ओके, दिस इज वेवलेंथ। तो हर ऑर्गन की एक मेरिडियन होती है, और उस मेरिडियन की अपनी अपनी वेवलेंथ है, और उस वेवलेंथ से आप डिसाइड करोगे कि उसमें यांग कितनी है। आप देखोगे कि जब हम लंग्स मेरिडियन को पढ़ना शुरू करेंगे, लंग्स मेरिडियन में देर आर टोटल 11 पॉइंट्स, और हमारे बॉडी में एक यूबी मेरिडियन है, यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन, नॉट द ऑर्गन। ओके, उसके अंदर 67 एक्यू पॉइंट्स है, यांग मेरिडियन है, लॉन्गेस्ट मेरिडियन है। आपके बैक में पूरा इस तरह से घूम रहा है और नीचे पैरों तक जा रहा है, और शुरू कहाँ से होगा, यहाँ से, लॉन्गेस्ट। तो उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इसका मतलब यूरिनरी ब्लैडर के पास सबसे ज्यादा ची और ब्लड होगा। ओके, तो उन्होंने कहा, आप देखो हमारा इसको साइंटिफिकली अगर मैं कंपेयर करूं तो स्पाइनल कॉर्ड से आपकी नर्व्स निकल गई है। तो उन्होंने नर्व्स जो निकल गई उन्होंने उसको स्टडी किया कि यहाँ से वेवलेंथ आ रही है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आ रही है। उन्होंने उसको मेजर किया और उन्होंने उसके ऊपर पॉइंट्स लोकेट किया, नॉट ऑन द स्पाइनल कॉर्ड बट ऑन द इन पैरेलल टू दैट। एक या एक मेगाटेक ऐसे आई, एक मेगाटेक ऐसे आई कि इतनी इसकी वेवलेंथ है। तो आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल कौन कर रहा है, नर्व्स कर रही है, ब्रेन से मैसेज लाके। तो सारे जो आपकी मेगाटेक्स के कंट्रोलर को रख दिया यूबी मेगाटेक के अंदर। तो देखो कितना साइंटिफिक है ये चाइनीज मेगाटेक।
तो दिस इज अबाउट यिन एंड यांग, इतना सा तो नहीं है, बहुत सारा है ना, बट दिस इज जस्ट द बिगनिंग। तो आज मैं आप लोगों को ऑर्गन्स भी बताऊंगी। तो अब हम आ जाते हैं 5 फेसेस, 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स को थोड़ा सा अलग तरीके से आज समझते हैं। अभी फाइल चेक करूँ? नहीं, 9:30 कहाँ, 9 बजे क्लास शुरू होती है, तो फटाफट से। Give me a minute, please. Sorry. आपने ये कहीं लिखा है कि दिस इज ओनली टोनिफिकेशन, दिस इज ओनली सेडेशन? मैम तो बुक में लिखा हुआ है पॉइंट्स के आगे इसमें मेंशन किया है। एक वो पॉइंट मिस कर गई, वो लिखना जरूरी है। मतलब मैडम वो तो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं ना सॉल्यूशन और नहीं, जैसे पॉइंट्स पर एनर्जी जरूर चेक करनी चाहिए, बट जैसे एलर्जी मेरिटिंग, ऑर्गन डीजनरेशन अच्छा तो मैं और लिम्फेटिक मेरिटिंग्स, इनमें हाँ, ये इन्हें हम स्टेट करते हैं। जॉइंट मेरिटिंग, नर्व डीजनरेशन मेरिटिंग, ये टोनिफिकेशन है। बाकी यही चाह रहे थे, बिल्कुल ठीक ही है, डायग्राम्स बहुत सुंदर है। बड़ी मुश्किल से बने हैं मैंने घर में फंक्शन है ये तुमने खुद बनाया? हाँ इनकी शादी मैं आपकी उससे तो मैंने सर्टिफिकेट में आपको बोला भी था कि मैंने ड्राइंग कभी करी नहीं थी, मैंने बनवाई थी बट 12th में बायो थी मेरे पास और मैंने फर्स्ट ड्राइंग ड्राइव करी है। इसमें 5 पॉइंट भी आ गए, स्केल आ गया, ठीक है, वेरी गुड, परफेक्ट। पेन है, पेन दे दीजिए। वेरी गुड। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। चलिए, मैं आपको दिखाना चाह रही थी ये मैंने यहाँ मैंने देखा चार्ट बनाया ये मैं अभी नहीं चेक, बट गुड गुड जॉब, दिखा देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे। चलो, थैंक यू मैम। ओके ओके, कम बैक टू द क्लास। हम ना लाइफ फेजेस को स्टडी करें। दिस इज द पॉइंट वेयर वन इज बोर्न। ओके, इसी पॉइंट पर हम एक लाइन खींचते हैं। ओके, अब इसमें जो है लाइफ बोर्न, इसका मैं पहले डी बना दूं। दिस इज द डी ऑफ लाइफ, डी ऑफ लाइफ। Okay, so the first phase of the life is your wood. Innocent, very innocent. It has a growth. है ना? और क्या बोलते हैं जो एक्सट्रोवर्ट बोलेंगे नहीं, हाँ, fearless, they are fearless, they are transparent, है ना? तो this is the characteristic of the wood. ओके, तो ये जो है आपकी चाइल्डहुड है, इनफेंट या चाइल्डहुड, आपका चाइल्डहुड है। हाँ, अगर खराब हो जाए तो स्टबर्न हो जाएगा।
बेस्ट फेज ऑफ लाइफ ना, आज तक मैं माइक ही नहीं यूज किया अभी तक। चलिए, द बेस्ट फेज ऑफ लाइफ इज गुड एलिमेंट, वेरी इनोसेंट, फियरलेस, है ना। और क्या बोला था? दे आर ट्रांसपेरेंट, nowadays not, but this was the stage जहां सबसे ज्यादा ऑनेस्टी होती थी। आजकल नहीं है, हमने डिस्कस कर लिया क्यों ये चीजें मिसिंग है। वो जो है ग्रोथ हो रही है, इट विल लीड टू फायर। ओके, फायर मीन्स इट इज अ स्टेज ऑफ यूथ। यूथ एक तो जो है आपकी प्यूबर्टी वाली स्टेज होती है, और एक आपका जो है मेच्योरिटी तो अर्थ में आएगा, इज प्रॉपर यंग एज। तो एट द एज ऑफ प्यूबर्टी वन इज ड्रीमिंग, उसके लिए जो है देयर इज टू मच ऑफ लव, पूरा संसार बहुत सुंदर है, कंपैशन है, जो यंग बच्चों में होता है ना, बहुत सपने देखते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ से थोड़ा सा दूर रहते हैं। हाँ, इमोशंस है, जॉय, इनका जो इमोशन कहेंगे वो होगा जॉय। ओके, और यंग एज में फिर क्या होगा, ये जब थोड़ा सा सोच मेच्योर्ड हो जाएगा तो दे विल बिकम एम्बिशन, दे विल बिकम एम्बिशियस। This is the second phase of life. They will become more practical, yes. Knowledge, they will run after knowledge. They want to know everything. Curiosity. यहाँ पे मेच्योर्ड क्यूरोसिटी, वहां पे तो एक बच्चा तो कुछ भी जानना चाहता है ना अभी, वो क्यूरोसिटी के पास डायरेक्शन नहीं है। फायर के पास आ गई डायरेक्शन, है ना। नाउ ही विल डिसाइड कि उसे पुलिस बनना है, जज बनना है, डॉक्टर बनना है ना। दिस इज द डायरेक्शन। तो फायर के पास डायरेक्शन है, और वो जो भी बनना चाहता है बेस्ट बनना चाहता है, सक्सेस के ही सपने देखेगा। कमिंग, देख लीजिए, चल गएगा ऐसी। अब जो है थर्ड स्टेज इज योर अर्थ। यहाँ पे आप मिच्योर हो जाते हो, मेच्योरिटी आती है, यहाँ पे आप स्टेबल हो जाते हो। अब यहाँ पर आप सिंसियर भी हो जाते हो, है ना। क्लैरिटी अगर आनी होगी तो यंग एज में आ जाएगी, नहीं आएगी तो लास्ट तक नहीं आएगी। उसके लिए हमें फायर चाहिए। वो एक वो मूवी थी ना रणवीर की, पता नहीं सिम्बा समथिंग, उससे पूछा जाता है कि पुलिस क्यों बनना है, तो मुझे बहुत पैसा कमाना है रिश्वत से। फिर एक बाद में मूवी आती है अक्षय कुमार की, ही इज अ ऑनेस्ट पुलिसमैन, एंड ही सेज मुझे पुलिस इसलिए बनना है कि मैं संसार को सुधारना चाहता हूँ, क्रिमिनल्स को खत्म करना चाहता हूँ। ये क्लैरिटी फायर में ही है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन जो है फायर के पास है, ठीक है।
अर्थ के पास अब वो स्टेबिलिटी वो और नहीं फैलना चाहता। अब वो चाहते हैं कि ठीक है अब ना सुख से ये, इसको आप यंग एज भी नहीं कह सकते, आप बुढ़ापा भी नहीं कह सकते। हम में से ज्यादातर लोग जो यंग बच्चों को छोड़ दो, जब मेनोपॉज वाला स्टेज आता है, अब हम शांत रहना चाहते हैं, जितना है उसमें हम कहते हैं कि अब लाइफ इसी में से जी लेते हैं, ठीक है। अब इट विल लीड टू द स्टेज ऑफ मेटल। अब मेटल कैसा होता है? मेटल, इट इज हार्ड, यू कैन नॉट मोल्ड इट इजीली। अब उसने संसार में फायर में जो क्लैरिटी मिल गई, जो मेच्योरिटी अर्थ स्टेज में आ गई, तो बेस्ड ऑन दैट वो अपनी एक बाउंड्री बना लेगा। अब वो इसके बियॉन्ड कभी नहीं जाना चाहता, है ना। तो ये आपके घर के बुजुर्ग होंगे कि हमारे में ये रिवाज नहीं है, हमारे में चीजें नहीं होंगी तो नहीं होंगी, यू नो। जिद्दी स्टबर्न एक्चुअली यहाँ पर है। बच्चे को आप 2 थप्पड़ मारोगे यहाँ पे आप वो नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन यहाँ पे आप घर के बुजुर्गों के साथ ये सब नहीं कर सकते, आपको उनकी बात माननी पड़ेगी। They're rigid, yes. हाँ, they're rigid. And they are very organized also. Very organized. मतलब कि बहुत सीख गए ना जिंदगी में, बाल पक गए इनके, है ना, तो भी सीख गए। अब इन्हें जो है उसी प्रिंसिपल्स के साथ जीना है। दे विल नॉट थिंक अबाउट अ चेंज। संसार के अंदर, दुनिया के अंदर चेंज लाना जो चाहता है वो फायर एलिमेंट है, ठीक है। या यिंग यांग में देखा जाए तो यांग चेंज की तरफ भागता है, संसार को बदल देंगे, यांग बोलेगा। यिंग बोलेगा कि नहीं, जो हमारे पूर्वज करते आए हैं हम भी वही करेंगे, वो यिंग वाले थॉट्स हैं। नहीं, इवन यांग इज नॉट बेटर। बेस्ट है कि वो कहते हैं ना एक ड्युअलिटी होता है, और एक होता है कि हम एक हो गए, अद्वैत, है ना। तो अद्वैत इज बेस्ट, क्योंकि चेंज आएगा पीछे उसको अंडू करने आएगा, चेंज अंडू चेंज अंडू। तो यिंग की वजह से ही तो डेथ भी आती है ना। यांग इज द कॉज टू लाइफ। आपको एम नहीं है अगर आपके पास जिंदगी में, आपने वैसे ही जीना है, चेंज ही नहीं आया, तो आपने कुछ सीखा भी तो नहीं ना। Also, can we say political activists or global leaders, इनमें young ज़्यादा होता है, Yes. always desire change. हाँ, Like RTN or CN or anybody, you know, who loves to make changes. Not Yes. very more towards making activity or things. They are more with game. ये दे हैव लॉट ऑफ yarn. सेकेंडली, जैसे ना किसी जमाने में सती प्रथा सही थी, क्योंकि वो वहां की एथिक्स और प्रिंसिपल्स कुछ और थे, है ना। अब आज के जमाने में हम डाउरी और सती प्रथा इन सब चीजों को रॉन्ग मानते हैं, और रॉन्ग है आज के टाइम पे, है ना। तो दिस चेंज विद द टाइम, यू हैव टू चेंज। अगर आप समय के साथ नहीं बदलोगे तो पीछे रह जाओगे। अब सेल फोन नहीं आने चाहिए थे, कितना हमने बोला ना सेल फोन से ये होगा वो होगा। अब छोटे छोटे बच्चों के पास भी सेल फोन है, चेंज आ गया ना, यू कैन नॉट स्टॉप इट। लेकिन वो पीछे यिंग आ रहा है हर चीज को अंडू करने में, जब प्रलय आएगी तो सब अंडू हो जाएगा। तो अभी एआई आ गया, ठीक है। तो दिस इज मेटल, दे आर रिजिड, they are principally they have lot of principles, सिद्धांत इन्हीं के पास मिलेंगे, है ना। then the last phase of life is water, जब जो है इसे हम डेथ भी कह सकते हैं, और द स्टेज बिफोर डेथ when the person is bedridden। अब उसके पास क्या डिजायर होगी, है ना, वो अपने काम ही नहीं खुद से कर सकता, है ना। तो नियरली टू डेथ, द लास्ट स्टेज, यू नो। कोल्ड, इसकी एनर्जी ही कोल्ड है,
क्योंकि जहां बॉडी ठंडी पड़ती है वहां पे जो है क्रिटिकल कंडीशंस आती है। क्या चीज? ऑस्टियोपोरोसिस कह सकते हैं, नॉट आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, पैरालिसिस। हाँ हाँ, ओल्ड एज। ओके, देखो ऑस्टियोआर्थराइटिस इज डिफरेंट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस कह सकते हैं, क्योंकि उसमें भी मूवमेंट्स आपकी लिमिटेड हो जाती हैं, डिफॉर्मिटी हो जाता है, या पैरालिसिस उसमें मूवमेंट नहीं है, या ऑस्टियोपोरोसिस जब आपकी बोन्स वीक हो गई हैं। ओके, तो आपकी देखो वाटर एलिमेंट का जो टिश्यू है वो बोन्स ही है। हमारे बॉडी में सबसे लेस मूवमेंट बोन्स में होता है। ओके, तो आपका वाटर हो गया। अब देखो एक चीज समझो, हमारे में ना एक सिद्धांत है, हमारे वेदों में लिखा है कि जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय जितना आपका बॉडी का वेट था, ठीक है, और जिस समय संस्कार हो जाएंगे और वो कहते हैं ना बची हुई एशेज और उसको इकट्ठा करने जाते हैं, फूल चुगने जाते हैं, उसका वेट करो, दे आर सेम। ऐसा मैंने देखो करके तो नहीं देखा, पर हमारे में लिखा है कि जब हमारा जन्म होगा उस समय जितना वेट है, और जिस समय क्रियाक्रम हो जाएगा हमारी अस्थियां और एशेस बचेंगी, उसका जो वेट आप देखोगे, दे बोथ आर सेम। तो जितना जो लिया था वो सब छोड़ के जाओगे, है ना, जो बॉडी वेट लेकर आए थे वो भी छोड़ के ही जाना है। तो देखो हमारे में क्या होता है, आपकी जो एशेज है किसमें डाली जाती है? पानी में, गंगा माता को दी जाती है ना। वो वाटर को मिनरल बनाता है, क्योंकि आपकी जो आपकी बोन्स है वो क्या है? मिनरल्स है, दे आर मेड अप ऑफ मिनरल्स, है ना। फिर वो जो है वाटर करता है, इरिगेशन करता है, अन्न हम खाते हैं, और उसी अन्न से हमारा जो है ओवा स्पर्म भी बनता है। तो कमिंग बैक टू लाइफ, तो मदर वाटर क्रिएट्स वर्क, it is not only a death, it is a beginning, it will lead to the beginning to the new life। ठीक है, अब इनके आप ऑर्गन्स देखोगे तो आपने एसेंस कहाँ देखा था? किडनीज के पास देखा था, तो इसके ऑर्गन जो है किडनी और यूपी है, वहीं से जनरेट हो गई ना लाइफ। देखो कितना साइंटिफिक है, यहीं से लाइफ जनरेट हो रही है, यही ब्रेन को भी कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, वुड क्या है? आपका लीवर, एंड गॉल ब्लैडर। एक साउंड आ गई और ठंडक तो आ भी नहीं गई, उनको चेक करने तो फिर हम बंद कर देंगे, अभी वो टेक्नीशियन काम कर रहे हैं ना। ठीक है, आवाज नहीं आ रही है क्या? मैम एब्सोल्युटली फाइन बिकॉज योर माइक इज वेरी गुड, क्लियर है मैम, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। ओके, चलिए। तो लीवर एंड गॉल ब्लैडर बिलोंग्स टू ऑल द जॉइंट्स ऑफ द बॉडीज, इट इज नॉट ओनली द ऑर्गन। विंड है ना, विंड इज मूवमेंट, मूवमेंट कहाँ होगी? जॉइंट्स में होगी। ठीक है, तो जॉइंट्स में देन फायर, जिसके पास दो एनर्जीज हैं, हीट एंड हॉटनेस, दिस इज योर हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। देन योर पेरिकार्डियम, जो हॉटनेस वाली एनर्जी है, दैट इज पेरिकार्डियम एंड ट्रिपल बॉर्डर is the heat energy, हीट एनर्जी। हॉटनेस एनर्जी में आएगा पेरिकार्डियम एंड ट्रिपल बॉर्डर। पेरिकार्डियम मेडिकल साइंस के हिसाब से हार्ट का कवरिंग है, आउटर कवरिंग, लेकिन यहाँ पे आपकी इमोशंस को गवर्न कौन कर रहा है? आपका हार्ट करता है। देखो
एक हार्ट इन्होंने लिखा, जो ये वाला हार्ट है, दीज आर ऑल योर ब्लड वेसल्स। और जब हम पेरिकार्डियम की बात करते हैं, इट बिलोंग्स टू योर ब्रेन, क्योंकि आपकी इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है। देन ट्रिपल वॉर्मर यहाँ पे आपके एंडोक्रीन ग्लैंड्स है, ठीक है। और एक ट्रिपल वॉर्मर मैकेनिज्म है जिसमें हम देख रहे थे कि जो एसेंस इंस्टॉल हो रहा है और वो एसेंस जो है पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो उस मैकेनिज्म को भी हमने ट्रिपल वॉर्मर मैकेनिज्म कहा है। ओके, देन योर अर्थ इज द सेम, this is your spleen and stomach. And metal is your lungs and large intestine. These are the organs related to the elements. क्लियर है यहाँ तक? अब हम एक और टेबल बना सकते हैं एलिमेंट्स का, जो आज हमने नया नया सीखा। पहले हम लिखेंगे एलिमेंट्स, फिर उनकी एनर्जी, फिर हम उसकी देखेंगे यंग ऑर्गन्स एंड यांग ऑर्गन्स। और लास्ट टाइम हमने क्या क्या कर लिया था? एलिमेंट्स, उनकी एनर्जी, और अपीयरेंस, जैसे कुछ लोग हेयर दिखते हैं डार्क। ठीक है। तो आज हम यंग और यांग पे कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज इज ऑलवेज वर्क, गुड। एनर्जी इज wind. Yin organ is liver. Yang organ is gallbladder. They are the organs and meridians both. Organ plus meridian. अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम अभी इसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। Then fire. It has two energies, heat and hotness. हीट में आपका आ जाता है हार्ट and small intestines. हॉटनेस में आ जाएगा आपका पेरिकार्डियम and ट्रिपल वॉर्मर। स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए शॉर्ट में ऐसा ही लिखिए, तो पेरिकार्डियम के लिए पीसी लिख सकते हैं, पी कैपिटल सी स्मॉल। ओके, अब यहाँ पे हार्ट इज योर ब्लड वेसल्स, पेरिकार्डियम is connected to your brain. Okay, PC is your brain, triple warbler is your endocrine glands. Then earth. This is your energy, humidity.
Humidity means the organ is spleen and the stomach. शॉर्ट फॉर्म में हम इसको एसपी लिख देते हैं और इसको एसटी लिख देते हैं. Next element is metal. Metal is your dryness energy. मेटल को जब आप पाउडर फॉर्म में देखते हो तो वो ड्राई है ना. ओके, तो यंग एलिमेंट इज लंग्स and the yang meridian is large intestine. Then cold, sorry, water. Energy is cold, and this is your kidney and urinary bladder. मैंने क्या कहा था इसके बाद बताऊंगी. नहीं, वो हम बाद में बताएंगे. यस, मुझे अब वो बताना है. कोल्ड और कोल्डनेस एनर्जी को हम एडवांस में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं. अब देखो, ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म्स के द्वारा मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ऑर्गन्स और मेरिडियंस का क्या रिलेशन. ठीक है, तो आई विल रिपीट दिस स्टोरी. ओके, the life essence is installed between your two kidneys. यहाँ पे लाइफ एसेंस इंस्टॉल्ड है into 3 burners. ठीक है, इस सिस्टम को दिस इज नोन एज ट्रिपल वार्मर मैकेनिज्म. ठीक है, अब ये जो एसेंस है इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड. क्रिएशन साइकिल हमने कर लिया था ना लास्ट क्लास में. क्रिएशन और कंट्रोल दोनों किया था. ठीक है, अब इफ यू रिमेम्बर वेल, किडनी जो है इज द मदर ऑफ लीवर, वुड एलिमेंट, है ना. तो इसका एसेंस जो है लीवर के पास जाएगा, फिर जो है लीवर एक गिविंग बर्थ टू द फायर एनर्जी, मीन्स आपके हार्ट के पास ये एसेंस जाएगा, ये ऑर्गन्स के पास जा रहा है. ओके, फिर एक गिविंग बर्थ टू दी अर्थ है, गिविंग बर्थ टू दी अर्थ एनर्जी, मीन्स योर स्टमक एंड स्प्लीन. दिस इज योर स्टमक एंड स्प्लीन. ओके, ये एसेंस जो है क्रिएशन साइकिल से किडनी से लीवर के पास, हार्ट के पास, स्प्लीन के पास. ठीक है, और स्प्लीन से इट विल गो टू दी लंग्स. And from the lungs, it is coming to the kidneys. ठीक है, and the otherwise ये सारे देखो ऑर्गन्स को मिल गए और इससे डायरेक्टली भी मिलता है. कहते हैं कि किडनी इज द मदर ऑफ ऑल द ऑर्गन्स एंड ऑल द मेरिडियंस. तो ये डायरेक्टली भी जो है इनको एसेंस प्रोवाइड कर रही है. ठीक है, अब जो इनके पास एसेंस आया, ये एसेंस का एक पार्ट तो देंगे अपने पार्टनर को. लीवर का पार्टनर कौन है? गॉल ब्लैडर. ठीक है, एक पार्ट अपने सन को देंगे, जैसे लीवर का जो है लीवर से हार्ट के पास आएगा.
ठीक है, फिर एक पार्ट जो है ये अपनी मेरिडियन में डालेंगे। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्गन एंड द मेरिडियन। जैसे मैंने पिछली क्लास में समझाया था कि मैं यहाँ बैठी हूँ, देखिए मेरे घर में मेरी एनर्जी काम कर रही है ना। उन्हें पता है कि अकॉर्डिंग टू मी घर के अंदर ये काम ऐसे होंगे। या संडे के बाद पूरे 5 दिन में आप लोगों के दिमाग में बैठी होती हूँ, आप जब भी नोट्स बनाओगे आपको याद आएगा सोनिया मैम ने ये चीज ऐसे कही थी। तो दीज आर नोन एज मेरिडियंस व्हिच आर इनविजिबल बट द एनर्जी ऑफ सम पर्टिकुलर एलिमेंट। ओके, तो इस तरह से जो है एक मेरिडियन वहां से निकलती है। और चाइनीज एक्यूप्रेशर में हम लोग इन्हीं मेरिडियन से ऑर्गन्स का भी ट्रीटमेंट करते हैं, ब्रेन इमोशंस का भी ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, और मेरिडियंस में कोई खराबी है तो उसका भी ट्रीटमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लीवर की मेरिडियन जो है आपको लेग्स पर मिलेगी, गॉल ब्लैडर की मेरिडियन आपको ब्रेन में मिलेगी। ठीक है, तो अगर आपने लीवर मेरिडियन का ट्रीटमेंट किया है तो आप क्या कर रहे हो, लेग्स का भी ट्रीटमेंट कर रहे हो। अगर मेरिडियन में प्रॉब्लम है तो पहले आपको लेग्स पर दिखेगी। Now this liver meridian is also connected to your reproductive organs, especially in women it is the liver, uterus. Okay, तो that is why हम लोगों को जो है लेग्स को कवर करके रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है बहुत ज्यादा। यूटिनस पित्त है। ओके, पित्त जो है उसको वार्म चाहिए, है ना। तो अगर हम बहुत ठंड में भी अगर हम एक्सपोज करेंगे तो चीजें खराब होंगी। तो दीज आर द मेरिडियंस। देखो हमारे कल्चर्स पूरे साइंटिफिक है। ठीक है, तो इस तरह से एसेंस जो है आपके सारे ऑर्गन्स को फिल कर रहा है। ऑर्गन्स अपने पार्टनर्स को भी दे गए हैं, अपने सन को भी दे गए हैं, और फिर अपने पार्टनर मेरिडियन में भी एनर्जी डाल गए हैं। हम डायरेक्ट ऑर्गन का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, वी आर नॉट सर्जन्स। तो हम क्या करते हैं, हम मेरिडियन के थ्रू ऑर्गन के अंदर चेंज लेकर आते। क्लियर है? ओके, Organ is in my body. Meridian is उस organ से निकलने वाला is a part है, energy part. फॉर एग्जाम्पल फैन इज देयर, ठीक है, लेकिन उसका स्विच कहाँ है, वहां पर है ना। तो उसके इंटरनल वायरिंग देखो, उसके वहां से निकल के वो वायर वहां तक जा रही होगी। तो अगर आप यहाँ पे जो भी चेंज करोगे वो आपको वहां दिखेगा। रेगुलेटर से आपने उसका कम किया ज्यादा किया, गेटिंग माई पॉइंट। तो वी आर यूजिंग द एनर्जी ऑफ मेरिडियंस टू ट्रीट द ऑर्गन्स। तो दैट इज वाई वी डोंट नीड टू कट एनी ऑर्गन, हमें सर्जरी की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ एनर्जी से ही काम करते हैं। ओके, क्लियर है? चलिए, अब हमने ये जो है ये टेबल को समझ लिया। अब देखो, लीवर इज द मदर टू हार्ट, heart is the mother of heart and pericardium are the same category, and this is mother to spleen. Spleen is mother of lungs and lungs is the mother of kidney. Otherwise kidney is the mother of all the organs, क्योंकि नॉरिश कर रही है सबको। ठीक है, और किडनी की मदर कौन है, लंग्स है। और दूसरे सेंस में अगर मुझे बॉडी को फ्री एजेंट से बचाना है तो आई शुड ट्रीट दी किडनीज। और मुझे काम करने की क्षमता चाहिए, एनर्जी, तो आई वुड टोनिफाई लंग्स। ठीक है, आप yeah, same is here also. Gallbladder is the mother of SI and triple warmer.
And SI is the mother to stomach. Stomach is the mother of LI, and LI is the mother of urinary bladder. Okay. And one more thing. On the yin organs are the organs of your body, but on the yang meridians is also the part of your brain. आएगा आगे समझ में। हाँ, देखो इनकी मेरिडियंस जितनी भी यांग मेरिडियंस आप देखोगे ना, दे आर ट्रैवलिंग इनटू योर ब्रेन। जितनी भी यिंग मेरिडियंस देखोगे ना, वो आपको ट्रंक में मिलेंगे, ट्रंक से हाथ पैर में जा रहे होंगे। और जो यांग मेरिडियंस है वो ब्रेन से फ्लो करके आ रहे। तो यिंग मेरिडियन नीचे से ऊपर जा रहे। डायरेक्शन क्या है यिंग मेरिडियन का? नीचे से ऊपर। बॉडी है ना, बॉडी का जन्म कहाँ होता है? एक सीड से होता है ना? तो जो है सीड जो है वो कौन सा आकार ले सकता है? जैसे कि कल मैं ओशो का एक वीडियो सुन रही थी, मुझे शिव ने कहा मम्मा सुनो, उसने कहा कि आस्था की बात है कि एक छोटा सा बीज है, ठीक है, जो बीज है वो कीचड़ के अंदर से कमल जैसे सुंदर फूल को उगा सकता है। कौन सोच सकता है? आप एक जो नास्तिक है या साइंटिस्ट है, वो एक बीज देखेगा, वो कहेगा मैं मान ही नहीं सकता कि ये कमल का फूल हो सकता है। उसका कोई आकार, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर नहीं दिख रहा, बाहर से नहीं दिख रहा, है ना? वो यंग है, उसके अंदर जो पोटेंशियल छुपा है, जो उसको चेंज करेगा, जो कहते हैं ना यांग इज गॉन, वो जो सुंदरता आएगी, जो वो खिलेगा, है ना? और उसकी जो बेनिफिट्स हमें मिलेंगे वो यांग ही तो है। बीज क्या है? यंग है। तो यंग की जो डायरेक्शन आप देखोगे नीचे से ऊपर जा रही है। तो यिंग वाले सारे और मेरिडियंस आपको दिखेंगे नीचे से ऊपर जाते हैं। यांग मेरिडियंस की डायरेक्शन आपको मिलेगी ऊपर से नीचे आते हुए। हमारा ब्रेन कहाँ है? यहाँ पर है। क्लियर है? अब हम मेरिडियंस को देखने से पहले ऑर्गन क्लॉक को स्टडी करते हैं। देखो, लाइफ मीन्स लाइफ is time and space. After the life is over, टाइम की कोई मर्यादा नहीं रह जाती ना। टाइम ही तो आपकी एज डिफाइन कर रहा है ना? तो जो है उन्होंने उस एनर्जी को देखकर समझा और हमारे एक ऑर्गन क्लॉक बनाई। उन्होंने ये कहा कि ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से इस समय में ये वाले ऑर्गन की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, फिर कोई एक ऑर्गन ऐसा भी होगा या मेरिडियन होगी जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। एंड दिस ऑर्गन क्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे बहुत सारे डिजीजेस इसी से क्लियर हो जाते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि हार्ट का पेशेंट आ रहा है, ठीक है, अब कार्डियोलॉजिस्ट क्या देखेगा? सिर्फ हार्ट ही देखेगा। एक एक्यूपंक्चरिस्ट क्या देखेगा? देखेगा कि हार्ट के ऊपर से 3-4 मेरिडियंस निकलते हैं, ठीक है, वो 3-4 मेरिडियंस को चेक करेगा कि कहाँ से गड़बड़ी आई, ठीक है, तो वो उस मेरिडियन का ट्रीटमेंट करेगा। रूट कॉज का ट्रीटमेंट हो गया, हार्ट प्रॉब्लम इज सॉल्व। दिस इज द ब्यूटी ऑफ एक्यूपंक्चर। ओके, तो ये ऑर्गन क्लॉक जो है 2-2 घंटे का होता है, 24 घंटे का दिन है, 12 मेरिडियंस, ठीक है। तो हर एक मेरिडियन को 2-2 घंटे का टाइम दिया, इस तरह से दिया कि एक समय में उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, एक घंटे में उसकी एनर्जी कम होगी, फिर 1 घंटे में दूसरी मेरिडियन की एनर्जी ज्यादा होगी, फिर दूसरे घंटे
चौथे घंटे में उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो इस ऑर्गन क्लॉक को हम शुरू करेंगे लंच से। लंच is the time between 3 a.m. to 5 a.m. ये वो समय है जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ठीक है, कई सालों पहले मैंने गूगल में पढ़ा था कि ये जो टाइम होता है ना, वो सनराइज से 2 घंटे पहले होता है। अभी रिसेंटली फिर मैंने कहीं पढ़ा कि आधे घंटे पहले होता है। अब आई एम कंफ्यूज, बट विंटर्स और समर्स के हिसाब से चेंज होता है। और जिस कंट्री में आप हो उसके हिसाब से होता है। वो यही मत कहना कि मैं अमेरिका में बैठा हूँ और इंडिया का ब्रह्म मुहूर्त पे ही मैं पूजा करूंगा। ठीक है, तो टाइम एंड स्पेस विद रिस्पेक्ट टू द प्लेस ऑल्सो। तो 3 AM to 5 AM आपकी लंच की एनर्जी है। ठीक है, लंच मीन्स एनर्जी, मीन्स योर इनहेल एंड एक्सेल। अब चाइनीज ने कहा कि लंच इज एक्सेल, किडनी इज इनहेल। इसलिए जब हम एस्थमा का पेशेंट आता है ना, तो हम उसकी सिर्फ लंग्स नहीं चेक करते, हम पहले उसकी किडनी चेक करते हैं। क्योंकि इनहेल का मतलब किडनी है। अगर किडनी के फंक्शन में प्रॉब्लम होगी तो पेशेंट अंदर गहरी सांस नहीं ले पाएगा, और अगर लंग्स में प्रॉब्लम होगी तो वो बाहर छोड़ नहीं पाएगा। तो एक्सक्रीशन, पुश आउट एनर्जी जो है वो लंग्स एनर्जी है। Then large intestine is 5 AM to 7 AM. Large intestine is again a time to excrete, है ना। हमें सुबह उठते ही मोशन आना चाहिए 5 to 7 के बीच में। अगर किसी को मोशन 5 to 7 के बीच में नहीं आता है तो उसको प्रॉब्लम है। क्योंकि आप जनरली हमारे पास पेशेंट आते हैं और हम उनसे पूछते हैं आपको कॉन्स्टिपेशन है, कहते नहीं, बट उनको ये लगता है कि दिन में हम कभी भी अगर पेट साफ कर लेते हैं तो वो ठीक है। हमारी साइंस के हिसाब से वो रॉन्ग है। हमें 2 समय मोशन के लिए जाना चाहिए, 5 to 7 इन द मॉर्निंग एंड 5 to 7 इन द इवनिंग। अगर हम इसी समय में एक बार सुबह भी फ्रेश हो जाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर सुबह फ्रेश नहीं होते हैं तो वी शुड ट्रीट लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन बोथ। देखो, लंग्स से ही लार्ज इंटेस्टाइन के पास ऊर्जा जा रही है। तो जब हम इनहेल एक्सेल करते हैं, आप स्ट्रक्चर देखो, डायफ्राम ऐसे होगा, ऐसे होगा, तो वो प्रेशर किस पे देगा? प्रेशर किस पे जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन पर जाएगा, है ना। तो वहां पे एनर्जी, अब देखो हार्ट के पास ना एक मैकेनिज्म है जिसे हम कहते हैं ऐसे पेस मेकर। वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट कर रहा है तो पूरे बॉडी में ब्लड पंप हो रहा है, लेकिन ये मैकेनिज्म लार्ज इंटेस्टाइन के पास नहीं है। उसको पुश कहाँ से मिलेगा? लंग्स से। इसलिए बहुत बार हम लंग्स का ट्रीटमेंट करके कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट करते। ओके, तो For example, somebody's natural cycle is like 4 o'clock in the morning. So that is possible. Can we be a bit flexible? The person is doing it twice a week. हाँ, बिकॉज लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन मैकेनिज्म, ये इस पूरे को ना हम आगे एडवांस में देखोगे एक ही सर्किट, तो इट्स ओके, बट मॉर्निंग में उठने के बाद होना चाहिए मोशन। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आया स्टमक। यहाँ पे स्टमक का मतलब है योर HCl, जठर अग्नि। जठर अग्नि मीन्स इस समय भोजन करने का टाइम है 7 AM to 9 AM। कहते इस समय आप जो भी खा लो पच जाएगा, इतनी बेस्ट एनर्जी होती है इसकी।
ठीक है, तो सुबह का नाश्ता जरूर होना चाहिए, बाकी दिन आप खाना खाओ या ना। देन स्टमक के बाद आया स्प्लीन। दिस इज योर 9 AM to 11 AM। स्प्लीन के फंक्शंस को हम बाद में डिटेल्स में समझेंगे, बहुत सारी चीजें हम बाद में ही समझाएंगे। ठीक है, तो ये आपका ऑर्गन क्लॉक है जो आपको याद करना है। स्प्लीन के बाद आता है योर हार्ट। 11 AM to 1 PM is your heart। ओके, हार्ट कहते हैं कि इस समय में आपका हार्ट पंप अच्छे से करेगा ना, एनर्जी ज्यादा होगी उसके पास, तो इस समय में जिम नहीं जाना चाहिए, हार्ट अटैक होने के चांसेस होते हैं। जो हम अभी रिसेंटली सुने ना, हार्ट जिम करते हुए हार्ट अटैक आ गया, और यंगस्टर्स क्या करते हैं, कभी भी जाते हैं जिम, इस समय में नहीं जाना चाहिए। दूसरा, फिजिकल एक्सर्शन इस समय भी नहीं होना चाहिए, प्राणायाम का समय है। आपका इनहेल एक्सेल इस पे फोकस करते करते आप ध्यान में जा सकते हैं, ये एक टेक्निक सिखाई जाती है। तो आप ये मत समझना कि इस समय में हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, सुबह 3 से 5 एक्सरसाइज करो, नहीं, पढ़ाई भी नहीं होगी, आप बिल्कुल शांत होते हो उस समय। तो उस समय अगर आप प्राणायाम करते हो, विच इज फोकस्ड ऑन योर ब्रीदिंग, कुछ नहीं आता मत करो, सीधे बैठ जाओ और फील करो, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। तो इनहेल इज सो, एक्सेल इज हम, सो हम, सो हम। कुछ समय में देखना आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। कुछ लोगों को स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं ना मन को शांत करने के लिए, आपका इनबिल्ट मैकेनिज्म है। आप 5 मिनट के अंदर देखना आपका मन इतना शांत हो जाएगा। दूसरा, आपकी बॉडी रिच इन O2 हो जाएगी, और अगर आपकी बॉडी रिच इन O2 है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो ये समय में ये मत सोचना कि हम बहुत सारे एक्सरसाइज कर सकते हैं। हमारे में तो कहा जाता है अपनी सांसों को संभाल के रखो। आजकल हम क्या कर रहे हैं, जुम्बा कर रहे हैं और वो सब कर रहे हैं, कि हमें फिगर में आना है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि लाइफ समय से पहले खत्म हो जाती है। आपने जो एसेंस जो इतना ज्यादा जनरेट कर लिया कि अभी उतना तो समय हुआ ही नहीं, लाइफ फिनिश। तो हमारे हमारे जो बॉडी फ्लूइड्स है ना, वही वो अमृत है जो कि रावण की नाभि में था, हम सबके पास है, हमें यूज करना नहीं है। अगर हम इसे यूज करना सीख लें तो हम हजारों साल तक अपनी आयु को रख सकते हैं। ओके, तो ब्रेथ मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। और रात को जब कफ एक्सेस होता है उस समय हमें ब्रेस्ट वॉक हम कर सकते हैं। ठीक है, इवनिंग में भी कर सकते हैं, मॉर्निंग में जो है इस टाइम पर हम कर सकते हैं, बट 5 to 7 में हम कर सकते हैं, नॉट 3 to 5। हम्म, पढ़ाई के लिए ठीक है अगर दे आर रिच इन O2। अगर O2 की डेफिशिएंसी होगी ना बच्चों में, तो आप डंडे भी मारोगे ना तो भी वो सो जाएंगे, कितना जगा लो, तो फिर तो उनको याद होगा नहीं। और अभी यहाँ पे जो वायु है ना वो उस हिसाब से नहीं है। तो बच्चों को पढ़ाई का अभी मैं टाइम बताऊंगी, इवनिंग में 7 to 9 बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, 11 तक भी पढ़ाई कर सकते हैं। और हमारा जो वो होता है ना, ग्रास्पिंग पावर, आप एक क्लास के अंदर जो है रेगुलरली 45 मिनट्स तक पढ़ाई कर सकते हो, उसके बाद आपका ब्रेन रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। ठीक है, तो अब देखो 2 घंटे की क्लास है, तो अब मैं क्या करती हूँ, बीच बीच में कहानियां सुनाती हूँ, तो आपके ब्रेन के अंदर मैं कुछ ऐसे हार्मोन सिक्रीट करती जाती हूँ कि वो आपकी कंटिन्यूटी में रहे।
अगर मैं सिर्फ किताब पढ़ के चली जाऊंगी तो आप मुझे आधा घंटा भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ठीक है। और हमेशा पढ़ाई जो है किताबों से मत कराओ। आप अब ये जनरेशन यहाँ पे लगी है कि इनके पास यूट्यूब है, क्योंकि हमें तो कभी भी समझ में नहीं आया था कि बैंगन ट्री कौन सा होता है, लेकिन हमें रट्टे मारे थे। तो 7 to 9 और बहुत ज्यादा पढ़ाई करवानी जो कि नहीं करवानी चाहिए 7 to 11 इन द इवनिंग, नॉट इन द मॉर्निंग। और अगर बच्चों को इंटेलिजेंट बनाना है ना, तो उनकी को गर्मी में तपा दो, धूप में, सर्दी की बारिश में गीला कर दो, स्नान करा दो। सच बता रही हूँ, इनको क्रिकेट गिल्ली डंडा जो है ना, इतना कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है। आप देखो ना, क्या गिल्ली डंडा में क्या होता है कि आपने एक गिल्ली मारी समथिंग, यू नो, पूरा फोकस होता है कि कहाँ जाएगी, कितनी दूर तक जाएगी, किस एंगल से मारना है। ये ट्रिग्नोमेट्री से कभी नहीं आएगा, ये गिल्ली डंडा खेल कर ही आएगा। तो जो किताबी रटते हैं वो बहुत बड़ी पोजीशन पे चले जाते हैं, लेकिन दुनिया को चला कौन रहा है? जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन जिन्होंने जिंदगी को जमीन पर आकर देखा है। रियल एजुकेशन आपको प्रकृति कराती है। फोकस के लिए भी बोलते हैं कि स्केटिंग में डालो, स्विमिंग में डालो, जहाँ बच्चे ने इंस्ट्रक्शन नहीं सुनी तो गिरेगा, और गिरते ही समझ जाएगा फिर नेक्स्ट टाइम सुनेगा। एग्जैक्टली। तो खेल ज्यादा जरूरी है, परसेंटेज जरूरी नहीं है। आजकल हम परसेंटेज के पीछे भागे, चीजें खराब हो गई। चलिए, स्मॉल इंटेस्टाइन is 1 p.m. to 3 p.m. अब ये कुछ चीजें मैं बाद में ही डिस्कस करूंगी। देन योर यूबी 3 p.m. to 5 p.m. ये ना आपका क्लीनिंग प्रोसेस है, इस समय में आपकी बॉडी की क्लीनिंग हो रही होगी। प्योर फ्लूइड्स, इम्प्योर फ्लूइड्स। SIB तो जो फूड आया उसमें से क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, वेस्ट को आगे भेज देता है। यूबी भी एक्सक्रीशन ही करा रहा है, जो भी किडनी ने बनाया वेस्ट उसको बाहर कौन निकालेगा? यूबी निकालेगा। देन किडनी इज योर 5 to 7 p.m. किसी ने अगर पूरा दिन पानी अच्छे से ना पिया हो तो इस समय में उनको फिर बहुत ज्यादा प्यास लगती है, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। देन योर पेरिकार्डियम is your 7 to 9 p.m. ब्रेन मेरिडियन बोला था ना इसको। एंड ट्रिपल बॉर्डर is 9 p.m. to 11 p.m. ये दोनों मैकेनिज्म आपके ब्रेन से कनेक्टेड है डायरेक्टली। दैट इज व्हाई आई सेड दिस इज द बेस्ट टाइम। फिर आपका आता है गॉल ब्लैडर is 11 p.m. to 1 a.m. This is the time for your melanocyte and the growth hormones. तो इसमें हमें क्या चाहिए? डार्कनेस चाहिए। वी शुड स्लीप बाय दिस टाइम। इसलिए ना चाइनीज ने गॉल ब्लैडर मेरिडियन को घोस्ट मेरिडियन भी कहा, कि जो इस समय में नहीं सोएगा। आप देखो इसका इमोशन क्या है? एंगर। गुस्से वाला वही बनेगा, भूत उसी को ही आएगा। Then your liver is your 1 a.m. ठीक है। तो अब आप इसमें ये होगी इनकी मैक्सिमम एनर्जी, जिस समय में इनकी मैक्सिमम एनर्जी है। ठीक है। अब 3 AM to 5 AM, तो इसकी मिनिमम एनर्जी की कब होगी?
मिनिमम एनर्जी कब होगी? 3 PM टू 5 PM में इनकी मिनिमम एनर्जी होगी। मीन्स जो एक समय सुबह का, एक समय शाम का। अब कल किसी ने मुझे डिस्कस किया कि पेशेंट को जो है खांसी है, सारे डॉक्टरों से इलाज करा लिया, कोई फर्क नहीं है। उसका जो टाइम आ रहा था 3 PM टू 5 PM था। आई मीन डेट ऑफ बर्थ में यूबी आ रहा था, यूबी का टाइम है ना, मैक्सिमम एनर्जी। तो उसने कहा मैम यूबी की एनर्जी मेरिडियन है और उसको खांसी है। तो मैंने कहा इसका मतलब यूबी है तो मिनिमम एनर्जी किसकी है? लंग्स की। लंग्स में उस समय में सबसे कम ऊर्जा है। तो वहां से क्या डायग्नोज हो गया कि लंग्स डेफिशिएंट है, लंग्स को टोन करना पड़ेगा तो उसकी खांसी ठीक हो जाएगी। तो आपको डायग्नोसिस में हेल्प करेंगी ये चीजें। तो लार्ज इंटेस्टाइन आपका की मिनिमम एनर्जी कब होगी? 5 PM टू 7 PM। मीन्स जो यहाँ पे AM है वो वहां पे PM हो जाएगा, जो यहाँ पे PM है वो वहां पे AM हो जाएगा, मिनिमम एनर्जी। तो ये बाकी आप कर लेंगे। 7 PM टू 9 PM, 9 PM टू 11 PM, फिर ये हो जाएगा 11 PM टू 1 AM। अब इसे आप लोग अपने आप कंप्लीट करके आना। क्वेश्चन पेपर में अगर ऑर्गन क्लॉक आ गया तो सीधा 10 नंबर का आएगा। इसका मतलब याद हो गया ना। ठीक है, तो दिस इज द ऑर्गन क्लॉक विच इज गोना टू हेल्प यू इन योर डायग्नोसिस, इन योर ट्रीटमेंट्स। तो ये आपको टिप्स पर याद रहना चाहिए। मैंने PDF शेयर किए थे, आपने उन बुक्स का को देखा या बस मांग लिया मुझसे? किस किस ने खोल के देखा? कुछ आया समझ में? Gallbladder basically is related to muscles and tendons. Yes, liver, gallbladder, both. Because I applied a tonification panel on the GB24 for my mind. Please should the name. So we identified that there is some tear in my tendon, which we got weak, GB24. All the looking points the that and those points. So GB24 is something you can try Jagarishka for pain management in muscles and tendons. It's very good. Its location is also open Delhi, but that was not effective. यहाँ पे ज्यादा वहां पे लोकेशन, राइट लोकेशन पे नहीं पहुंच पाएंगे, हाँ राइट लोकेशन पर नहीं पहुंच पाओगे, इसलिए इफेक्ट नहीं आया। हाँ that could be the reason. यहाँ काम मसल्स इधर था पर नहीं, इस तरफ नहीं है, आउटर साइड में है। rather than doing that, so we have to have but सुजोग was thinking. सुजोग में ट्रीटमेंट करना इजी है, क्योंकि ओरिजिनल पॉइंट में अगर थोड़ा सा मैग्नेट ऊपर नीचे हो गया तो फिर वो रिजल्ट नहीं आता। हाँ,
So if you are working on a very big level, pressure एक्यूप्रेशन लिख दो ना बस, एक्यूप्रेशन थेरेपी लिख दो। मैम तो एक एग्जाम्पल के तौर पे इफ somebody इज born between 1 and 3 p.m. तो उसको लिवर में प्रॉब्लम हो सकती है later on in life. No, Is it no, like no. no? It's not like that. अच्छा, okay. It's different which you will be taught in your diploma classes. डिप्लोमा के कोर्स में तो नहीं है, वो इंटर्नशिप में सब आके बहुत चीजें सीख जाते हैं। क्योंकि देखो ना, हफ्ते में 2 क्लासेस में पूरा सिलेबस तो कवर हो नहीं सकता, इसलिए आपको एक एडवांटेज मिलेगा कि 3rd क्लास और ले लो, जिसमें हम चित्रा इज ऑलवेज देयर इन दैट क्लास। सारी चीजें ना एक छोटे बहन भाई इतनी जल्दी सीख जाते हैं, अब वो लोग सीखने में पैसे नहीं सीखेंगे, जब मैं एक्चुअली में पढ़ूंगी तो कुछ ज्यादा समझ आ जाएगा। डिप्लोमा में जब आप आ जाते हैं तो आपको जो है एक क्लास कॉम्प्लीमेंट्री मेरी तरफ से दी जाती है, जो कि एवरी थर्सडे 1 PM कि अगर आप अपना कोई पेशेंट ट्रीटमेंट कर रहे हो, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे प्रोटोकॉल पूछ सकते हैं। और जब हाँ जी, एग्जाम्स के नहीं, फेल नहीं होते आप फेल नहीं होते हो, मैं फेल हो जाती हूँ। वहाँ तो सब बड़े बच्चे बड़े तो मैंने उनको उनके टाइप से बताया, मुझे वो ये देखिए, ये आपकी लंग्स मेडिटेशन है। अब लंग्स कहाँ है? यहाँ पे आपके लंग्स का कलर है ब्राउन, तो चलो ब्राउन कलर में लेते हैं। यहाँ पे आपके लंग्स है, ठीक है। तो ये मैंने क्या कहा था, यिंग की मैग्नेटिक नीचे से ऊपर जाते हैं, आप कहोगे ये तो ऊपर से नीचे आ गई है ना। चाइनीज में पोजीशन ऐसे है हमारी, 2 हाथ ऊपर है, 2 पैर नीचे है, ठीक है। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो अब ये एनर्जी यहाँ से कॉलर बोन से शुरू होती है और यहाँ से ऐसे ऊपर जा रही है थंब की तरफ रेडियल साइड में। ओके, अब आपकी लंग्स यहाँ पर है, ठीक है। तो ये एनर्जी बेसिकली यहाँ से भी नहीं, यहाँ पे शुरू होते हैं, जहाँ पे एक पॉइंट होता है CV12। नाभि से 4 उंगली ऊपर, अपनी नाभि के ऊपर ऐसे हाथ रखोगे, 4 उंगली ऊपर आपके एक पॉइंट आता है CV12। यहाँ पे लीवर मेरिडियन खत्म हो गई है। 1 AM to 3 AM क्या है, लीवर है ना, लीवर खत्म होगी और लंग्स मेरिडियन शुरू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से ये एनर्जी जो है पहले क्या है, इसके पार्टनर के पास जाएगी। नीचे क्या है आपके, ये आपके इस तरह से वो है लार्ज इंटेस्टाइन, डायफ्राम इधर है। तो ये एनर्जी इंटरनल ट्रेजेक्टरी जो कि दिखती नहीं है कहीं पे, लेकिन ये CV12 से पहले क्या करेगी, इसको स्पाइरली रैप करेगी, ठीक है। फिर यहाँ से ये ऊपर जाएगी, लंग्स से होते हुए इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, और इसी मेरिडियन का ट्रीटमेंट करेंगे। जो विजिबल मेरिडियन है वो ये है, जो कि अंगूठे के बाहर ये जो है नेल पर खत्म होगी, ठीक है। अब देखो लंग्स मेरिडियन के पास 11 एक्यू पॉइंट्स है। अब हम मेरिडियंस को स्टडी नहीं कर रहे हो, करेंगे, एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि कैसे आप देखेंगे मेरिडियंस को, ठीक है। हर मेरिडियन का पहला या लास्ट पॉइंट आपको नेल के आउटर कॉर्नर पे दिखेगा।
देखिए ये लंग्स 11 दिख रहा है आपको, है ना। ये लार्ज इंटेस्टाइन 1, ये पेरिकार्डियम 9, ये किसी मेरिडियन का या तो फर्स्ट पॉइंट या लास्ट पॉइंट आपको हमेशा नेल कॉर्नर पर मिलेगा। अब लंग्स मेरिडियन अंदर से शुरू हो गई चेस्ट से, तो इसलिए उसका लास्ट पॉइंट कहाँ मिल रहा है, थंब पर मिल रहा है। लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन शुरू ही यहाँ से हो रही है, तो इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है। अब जो जितनी भी यंग मेरिडियन है नीचे से ऊपर जा रही है, ठीक है, तो अगर वो मेरिडियन पैरों से शुरू होगी तो उस मेरिडियन का फर्स्ट पॉइंट नेल कॉर्नर पर मिलेगा। लेकिन अगर कोई चेस्ट से शुरू होगी तो उसका लास्ट पॉइंट नेल कॉर्नर पर मिलेगा। With the while diagnosis, we have to check these points also and pair validity for these points. यस, लेकिन अभी मैं वो चीज नहीं कह रही, वो भी मैं बाद में बताऊंगी। अभी मैंने जो कहा मेक डेटा पॉइंट, ये मेरिडियन नीचे से ऊपर जाती है, तो अगर ये मेरिडियन पैर पे शुरू हो गई है तो पैर के नेल कॉर्नर पर मेरिडियन का पहला पॉइंट मिलेगा। लेकिन अगर कोई यंग मेरिडियन चेस्ट से शुरू हो गई है तो उसका नेल के आउटर कॉर्नर पे लास्ट पॉइंट मिलेगा। अभी ना सुन लो, रिकॉर्डिंग में 10 बार सुन लेगा, आगे 3-4 क्लासेस के बाद फिर इसको सुनना। ठीक है। यांग मेरिडियन क्या है, ऊपर से नीचे आ रही है। ठीक है। तो अगर वो आपके हाथों पे है तो पहला पॉइंट यांग मेरिडियन का मिलेगा। लेकिन अगर वो पैरों तक जा रही है या कोई मेरिडियन का लास्ट पॉइंट जो है यांग मेरिडियन के अंदर, वो पैर के नेल कॉर्नर पर मिलेगा। ठीक है। यानी कि पैर के नेल कॉर्नर में अगर यंग मेरिडियन है तो उसका पहला पॉइंट मिलेगा, यांग मेरिडियन है तो उसका लास्ट पॉइंट मिलेगा। हाथों के नेल कॉर्नर्स में यंग मेरिडियन है तो उसका लास्ट पॉइंट मिलेगा, यांग मेरिडियन है तो उसका पहला पॉइंट मिलेगा। अब देखो लंग्स 11 लास्ट पॉइंट है, LI1 लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पॉइंट है, यांग मेरिडियन ऊपर से नीचे जा रही है। आगे समझ में, अभी समझ में आएगा नहीं, लेकिन ये जो है इम्पोर्टेंट रूल है जो कि बाद में समझ लेगा। ठीक है। इस पिक्चर को देख के याद रहेगा आपको। ठीक है। ये हैंड्स और लेग्स, मैम हैंड्स और टोस के लिए मतलब ये डिफरेंट हो जाएगा, इट्स द ऑपोजिट फॉर यिंग एंड यांग। because yin is moving from down to upward, yang is moving from upward to downward. अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन आपकी इंडेक्स फिंगर से शुरू हो गई। देखो हर मेरिडियन की डिफरेंट एक्यू पॉइंट्स भी हैं, जो मैंने कहा था डिपेंडेंट अपॉन देयर वेवलेंथ। तो लंग्स के पास 11 एक्यू पॉइंट्स है, लार्ज इंटेस्टाइन के पास 20 एक्यू पॉइंट्स है। तो लंग्स से ज्यादा यांग किस में हुई, लार्ज इंटेस्टाइन में हुई। तो लार्ज इंटेस्टाइन यांग मेरिडियन है, लंग्स यिंग मेरिडियन है। ठीक है। अभी हम ओवरव्यू देख रहे हैं, आज तो मैं नहीं कराऊंगी। ये देखिए आपकी स्टमक मेरिडियन, ये मैं बाद में बताऊंगी। मैम आई ये डिड ना नॉट ये आपकी ना मेजरमेंट्स है एक्यू पॉइंट्स को ढूंढने के लिए ना। पहले क्या होता था, जैसे मैं मत्स्य पुराण हम पढ़ते हैं तो उसमें ना वास्तु के बारे में भी बताया। तो वास्तु में ना वो क्या करते थे, हाथ से नापते थे, इतने हाथ की भूमि, इतने हाथ की का वो होगा दीवार। तो पहले जमाने में कैलकुलेशंस ऐसे ही होती थी। तो आपकी बॉडी की जो लोकेशन है और मेरी बॉडी की लोकेशन डिफरेंट होंगी, राइट। तो मेरी बॉडी में अगर मुझे कोई पॉइंट ढूंढना है तो मैं अपनी फिंगर से ढूंढूंगी, जिसे हम कहते हैं एक्यूप्रेशर यूनिट ऑफ मेजरमेंट या एक्यूपंक्चर यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है। तो वो हम जो है नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे।
तो ये उसी का हाँ। स्केल बताया कि कितने सुंग, उसको हम सुंग या कुछ लोग गुंग बोलते हैं, कुछ लोग कुंग बोलते हैं। तो कितने कुंग में कौन सा पॉइंट सिचुएटेड है हम वो सीखेंगे मेजरमेंट। उससे आप जो है एक पॉइंट को एग्जैक्टली लोकेट कर पाओगे। मैम, हाउ डू यू डिसाइड ऑन यिन एंड यांग मेरिडियंस? आप बता रहे थे ना अभी कुछ यिन एंड यांग। यांग मेरिडियन के एक्यू पॉइंट्स ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू यंग मेरिडियंस। जैसे कि लंच में मैंने बोला 11 एक्यू पॉइंट्स है और लार्ज इंटेस्टाइन में 20। अब देखो एसआई में उससे भी ज्यादा है। आंख के नीचे से मेरिडियन शुरू हो गई है, पूरे फेस पे घूम के ब्रेन में जा रही है। मैंने क्या कहा था, आपकी ब्रेन मेरिडियंस यान मेरिडियंस है। तो ब्रेन से उतर के फिर गले से होते हुए आपके चेस्ट से होते हुए पैरों पर जाएगी, पेट से होते हुए, ये देखो। और सेकंड टो के आउट नेल के आउटर कॉर्नर में यांग मेरिडियन का लास्ट पॉइंट है स्टमक 45। अब कितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी ना, एल आई की कितनी थी 20 पॉइंट्स, इसके कितने हो गए 45 पॉइंट्स। तो इसमें ज्यादा यांग होगी। ओके, फिर आप देखोगे स्प्लीन मेरिडियन, यिंग टू यिंग ऑफ स्टमक मेरिडियन। ठीक है, अब इसके एक्यू पॉइंट्स 21 है। ये कहाँ से शुरू हो गई, यिंग मेरिडियन है पैर से शुरू हो गई। तो पैर की नेल के आउटर कॉर्नर में इसका पहला पॉइंट होगा। ये समझ में आ गया ना, तो आपको शू पॉइंट्स याद करने में इजी हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हमें हर एक मेरिडियन का जो है ये याद करना है कि उसका फर्स्ट पॉइंट, वो मेरिडियन शुरू कहाँ से होती है, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 खत्म कहाँ से होती है, कहाँ पे खत्म होगी। नंबर 3 उसके कितने शू पॉइंट्स है, कहाँ से शुरू हुई कहाँ पे खत्म हुई, उसके अंदर टोटल शू पॉइंट्स कितने हैं। फिर उसके आगे हर एक मेरिडियन के अपने 5 शू पॉइंट्स होंगे। मेरिडियन का फर्स्ट पॉइंट शू पॉइंट्स इज योर वुड फायर अर्थ मेटल वाटर। SHU शू, शू मीन्स टू ट्रांसफर, शू But sugar basically elements. नहीं। इसमें जब भी आप ट्रीटमेंट करोगे तो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाएगी। लंग्स मेरिडियन में 11 एक्यू पॉइंट्स हैं। ठीक है, लेकिन फॉर द ट्रीटमेंट पर्पस हमारे पास 5 शू पॉइंट्स हैं। शू पॉइंट्स जहां से एनर्जी ट्रांसफर होती है, जहां से आप ट्रीटमेंट कर सकते हो। सारे एक्यू पॉइंट्स शू पॉइंट्स नहीं होते। ठीक है, तो हर So, एक मेरिडियन के शू मैम, पॉइंट, हाँ जी। द मैक्सिमम शू पॉइंट्स जो तब 5 हो सकते हैं, किसी में कम होंगे, 5 से कम, किसी नहीं, सब में नहीं, 5 ही होंगे। ओ 5 ही होंगे। ओके, सो सबके लिए सेम ही है। हम्म, सबके पास वुड पॉइंट होगा, हम्म। वाटर पॉइंट होगा, फायर पॉइंट होगा, सबके पास सारे पॉइंट्स होंगे। So they may have like a stomach meridian may have 45 total points. उसमें से 5 पॉइंट्स ही वो शू पॉइंट्स होंगे। हाँ, तो बाकियों का क्या होगा, 40 पॉइंट्स बाकी रिमेनिंग? देखो नीति क्या है कि ये एशियन कंट्री की थेरेपी है। आप वेस्टर्न कंट्रीज और एशियन कंट्रीज में फर्क समझते हैं। हम लोग बहुत कंजर्वेटिव हैं, हालांकि आजकल हम मॉडर्न हो गए। हम लोग बहुत कंजर्वेटिव हैं, तो वी कीप आवर बॉडी कवर्ड। ठीक है, तो एक मर्यादा भी बहुत होती है एशियन कंट्रीज में। तो उन्होंने कहा कि जो ट्रीटमेंट होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक के एरिया में होगा, पैरों में भी घुटने तक, उसके ऊपर नहीं।
ठीक है, तो उन्होंने जो 5 शू पॉइंट्स देखे, उन्होंने कहा यहाँ से लेके यहाँ के में आपके 5 शू पॉइंट्स होंगे, पैरों में पैर की नखूनों से लेके घुटनों तक। तो इन्हीं पॉइंट्स में आप सारे ट्रीटमेंट्स कर सकते हो। हालांकि जब ये वेस्टर्न में गया तो उन्होंने लाइंस 1 पे भी निगल किया, मैं भी करती हूँ, बहुत इफेक्टिव है। और मतलब कि जो जो पॉइंट्स मना किए गए थे उन सब पे जो है यूज करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो देखो, अब इतने सारे पॉइंट्स तो आप नहीं याद कर सकते, अभी तो 5 शू पॉइंट्स ईच इज मेरेटिंग में ही आपको प्रॉब्लम होगी। और जैसे जैसे आप एडवांस होते जाओगे आप दूसरे पॉइंट्स पर भी काम करना शुरू कर दोगे। Is it not important पहले just to understand कि ये मेरिडियन जाता कहाँ से है? Like I mean lungs में lung meridian you said 11 points. First I have to figure out कि ये 11 points कहाँ पर हैं, शुरू कहाँ से हो रहे हैं और खत्म कहाँ पर हो रहे हैं। दिस इज व्हाट आई से कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज नहीं करेंगे। हाँ, तो पहले तो मतलब यही समझना पड़ेगा कि हाँ, ये शुरू कहाँ हुआ। सबसे पहले शुरुआत इसी से ही होगी कि इतने एक्यू पॉइंट से यहाँ से शुरू होगी, यहाँ पर खत्म होगी। फिर हम उसकी 5 शू पॉइंट्स देखेंगे। ओह राइट, अच्छा, ओके, तो पहले तो समझें कि ये जाता कैसे है, या द लाइक यूरिनरी ब्लैडर 67 पॉइंट्स जो है, ये समझना पहले कि ये जाता कहाँ है। यहाँ ओके, से शुरू होता है, यहाँ से। और हम्म, पूरा ब्रेन है यूबी वेरिएबल, पैर की छोटी उंगली पे जाके खत्म होता है। हाथों का जो टिप्स है लाइक फिंगर टिप्स, ये एंड पॉइंट्स नहीं है, आपने पैरों को एंड पॉइंट्स लिया है, टोस को, सो हाथों को नहीं, हाथों के टिप्स को आपने एंड पॉइंट्स, ये एंड पॉइंट्स मैंने नहीं ये है। कहा मैंने ये कहा कि यिंग मेरिडियन नीचे से ऊपर जा रही है, लॉ नंबर 1। हम्म, लॉ नंबर 2 इज कि यांग मेरिडियन ऊपर से नीचे आ रही है। वो भी ठीक है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि चाइनीज में हमारी पोजीशन ये है। ठीक है, पर उसने तो हाथ ऐसे दिखाया, नीचे की तरफ ऐसे करके हाथ ये दिखाया ऐसे था। दिखाया है, हर चीज किताब में नहीं लिखी होती, उसके लिए मैं हूं यहाँ अच्छा, पे। ठीक है, चाइनीज ने कहा ये पोजीशन है। ठीक है, तो यानी हाँ, कि जो भी यांग मेरिडियन अगर हाथ की नेल कॉर्नर से शुरू होगी तो उसका फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। ओके, अगर मैंने यहाँ पे कोई यिंग मेरिडियन मिलेगी तो उसका लास्ट पॉइंट मिलेगा। अंडरस्टूड, मैंने पिक्चर को ऐसे समझा था, दैट इज वाई, ओके, अगर ऐसे है तो ठीक है, ओके, अंडरस्टूड, ठीक है। ठीक है, उसी यस, हिसाब से मैंने कहा कि पैर में स्टमक का देखो लास्ट पॉइंट है, यांग मेरिडियन है ना, ऊपर से नीचे आ रही है। हम्म, स्प्लीन मेरिडियन नीचे से ऊपर जा रही है, तो स्प्लीन का फर्स्ट पॉइंट पैर के अंगूठे पे मिलेगा। मैम थोड़ा ये भी समझना पड़ेगा कि नीचे से ऊपर कौन सा आ रहा है, ऑफ कोर्स यिंग कौन सा और यांग कौन सा है, पहले ये भी समझना पड़ेगा, एंड देन वो शुरू कहाँ से, मतलब फर्स्ट पॉइंट सेकंड वो कहाँ होते हैं, यस, दैट हैज टू बी अंडरस्टूड। देखिए, चाइनीज के साथ ना अपने नोट्स बनाना शुरू कर दो। इट्स नॉट इजी, बट इतना इंटरेस्टिंग है कि सीखने में मजा आएगा, याद करने में मजा आएगा। ठीक है, तो मेरेडियन हम आज से तो शुरू नहीं करेंगे, कल भी मैं शायद इंट्रोडक्शन दे दूं। ओके, नेक्स्ट वीकेंड से प्रॉपर शुरू करेंगे, और एक एक वीडियो को ध्यान से देख के समझ के आगे बढ़े। क्लियर है? 12 मेरेडियंस, अभी हमने ऑर्गन क्लॉक बनाया था ना। ठीक है, उसके ऊपर फिर 2 रूलिंग मेरेडियंस भी है, कंसेप्शन वेसल एंड गवर्निंग वेसल। देखो, आगे से सारे यंग ऑर्गन्स का कंट्रोलर है कंसेप्शन वेसल, पूरे आपकी यांग का कंट्रोलर है गवर्निंग वेसल, जो कि शायद हम डिप्लोमा में करेंगे। देखो, विल गो स्लो, क्योंकि अगर चीजें अभी नहीं समझ में आई तो कभी ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे। या मैम और जस्ट गो स्लो, या डिप्लोमा तक इतने प्रिपेयर होकर जाना कि अपने ट्रीटमेंट्स खुद करो, हमें बुक खोलने की जरूरत ना हो। तो अगर आपको टिप्स पर याद है मेरेडियन कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पर खत्म हुई, कितने एक्यू पॉइंट्स हैं, कौन से शू पॉइंट्स हैं, तो आप अपने ट्रीटमेंट्स खुद से कर पाओगे। और साथ में हमें ये भी देखना है कि भाई उनके फंक्शंस क्या हैं।
ठीक है, चलो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ये यहाँ पर ना आपकी ऐसे करके ऐसे जाओगे, दिस इज योर हार्ट मेरिडियन। हार्ट मेरिडियन यहाँ से शुरू होती है, इस तरह से जाती है। ठीक है, अब जो पेस मेकर है वो दिस है। हम ऐसे कैलकुलेशन शुरू करेंगे, ये और ये जो आपका ये जो मिडिल फिंगर जहाँ आएगी ना, यहाँ पर आपका हार्ट का पास पेस मेकर है। क्या है? बोथ द हैंड्स। आपकी चाइनीज मेरिडियन जो है बाइलेटरल है। ठीक है, तो अगर ये 3 फिंगर्स में पूरा हार्ट का ट्रीटमेंट हो जाता है, अगर आप सिर्फ ऐसे प्रेशर भी कर रहे हैं, जो मेन फंक्शंस है पंपिंग ऑफ द ब्लड, देन ऐसे पेस मेकर, ठीक है, और आपका जो डायलेशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वेसल्स, सब कुछ ये 3 पॉइंट्स। कोई भी आपको हार्ट पेशेंट मिले और आपको कुछ समझ में ना आए, तो उनको कहना कि यहाँ पे 3 मटर के दाने लगा दो। अभी आप सीखोगे, ये देखो आप ये इसको जहां पे रख रहे हो ना, ये फिंगर, स्मॉल फिंगर, यहाँ पे आपके हार्ट के वॉल्व हैं। कल हम देखेंगे वॉल्व क्या होते हैं, तो वॉल्व का ट्रीटमेंट यहाँ से होता है। देखो अगर हम एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आएगा। और जब मजा आता है तो हमें कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। It can be either due to lungs or heart. We will understand. अगर palpitation भी feel हो रहा है तो it is heart. Palpitation नहीं है तो it should be lungs. हार्ट से ब्रीदिंग कहाँ होती है? लंग्स से ब्रीदिंग होती है। देखो लंग्स एंड हार्ट आर कॉम्प्लीमेंट्री। पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग हार्ट ही लंग्स को देगा। फिर लंग्स ने जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाया उसको पूरी बॉडी में पंप भी हार्ट ही करेगा। यस, हाँ भी और ना भी। अगर लंग्स की वजह से है तो नो, हार्ट की वजह से है तो यस। देखो इसी के साथ में ये आपकी लंग्स मेरिडियन है, ये आपकी हार्ट है, ये आपकी लंग्स मेरिडियन है। यहाँ से शुरू हो गई है, यहाँ से जाके ऐसे जा रही, जहाँ पे हम पल्स चेक करते हैं ना, ये आपकी लंग्स मेरिडियन। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री तो है। अगर हमें कुछ भी समझ में नहीं आता तो 3 मटर के दाने यहाँ, 3 मटर के दाने यहाँ पे, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाएगी। मैम ये इसको ऐसे करना है कि ऐसे पकड़ना है, और इसका क्या वात पित्त कफ से भी कुछ ये है चाइनीज हिसाब किताब? मेरिडियन है, इसको वात पित्त कफ से कंपेयर नहीं करेंगे। हाँ जी, भाई ग्राम सीड्स होते हैं, है ना, वो जिसे हम काबुली चना कहते हैं। आपके वो कुलचे मटर वाले मटर होते हैं, कुछ भी, हाँ कुछ भी आप यूज कर सकते हो। फ्रेश मटर भी यूज कर सकते हो जो सर्दियों में आते हैं। काले चने यूज कर सकते हो। मैम आपने पोजीशन पॉइंट्स सिखा यहाँ दूंगी भाई, देखो बताए ये कि ऐसे ऐसे 3 पॉइंट्स नहीं, आप इधर जा रहे हो, इधर इसकी सीट में ये आपका हार्ट मेरिडियन है, यहाँ से जाओगे तो ये आपके लंग्स मेरिडियन है। ठीक है, बोथ द हैंड्स, इसके नीचे ऐसे आओगे तो ये आपका हार्ट मेरिडियन है, इससे अगर ऐसे जाओगे तो ये आपका लंग्स मेरिडियन है। ठीक है, तो आज की कहानी बस और इतनी। मैम हाँ जी, मैम एक पॉइंट स्टार्टिंग में जो मैंने पूछा था, ये ताइजी क्या वूजी हुआ, नो एग्जिस्टेंस, मैंने और कहा अभी ताइजी से, तो आपने एक्सप्लेन कर दिया। अभी से ताइजितु को समझो, फिर वूजी और ताई ताऊ ताऊ है, वूजी एंड ताऊ फिर मैं बाद में एक्सप्लेन करती अच्छा ठीक है। हूँ, ये मैंने बोला था पहले से। ठीक। ठीक है, चलो तो आज की क्लास यहाँ खत्म करते हैं। नमस्कार। कल की नमः क्लास शिवाय मैम। ऑनलाइन ही होगी। Yes, ma'am. Yes, ma'am.
चलो नमस्कार। नमस्कार।